वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 12 मार्च सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातःकाल श्री ठाकुर हाथ मुंह धोकर निभृत निवास में बैठे हैं। सामने प्रशस्त क्षितिज हैं। उस अनंत क्षितिज के पार उनकी दृष्टि निबद्ध है। चेहरे पर निर्मल प्रशांति विराज रही है। हाव भाव भंगिमा में सहज वैराग्य है और है स्वच्छंद निर्लिप्तता। ऐसा प्रतीत होता है मानो महायोगेश्वर योग में बैठे हों। अकेले निराले हैं। सत्येंदा साहित्य शास्त्री और प्रफुल्ल एक कोने में चुपचाप आकर बैठ गए हैं। थोड़ी देर तक वातावरण शांत रहा, निस्तब्धता छाई रही। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने तंबाकू मांगकर पिया। पीते हुए बातें करने लगे। सत्येंदा ने इष्टवृत्ति के विषय में चर्चा चलाई। श्री ठाकुर जी बोले, आवेगपूर्ण भाव में इष्टवृत्ति करने में ही याजन इत्यादि सभी आ जाते हैं। परिश्रम करके प्रेम से जितना भरण पोषण करते हैं, सोचने तथा बोलने में उनकी बात आ ही जाती है। वे अपना बन जाते हैं, हृदय में घर बना लेते हैं। इष्टवृत्ति सिर्फ ब्राह्मण पंडितों की दी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी में है। जेम्स ने भी ऐसी बातें कही हैं, किंतु हम लोगों में तपस्या का भाव अधिक है। भवति भिक्षाम देहि कहकर उपनयन संस्कार से आरंभ कर आमरण प्रतिदिन लगातार चलता रहता है। एक को केंद्र कर जो कुछ किया जाए सभी इंटीग्रेटेड संगत होता है। आरंभ में एक रहने पर जितना भी शून्य रखो उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी। 9 बज गए हैं। श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। बाहर में दोखल परामाणिक को देखकर बोले, क्या है रे परामाणिक? दोखल वहीं खड़े रहकर बातें करने लगा। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, तुम ऐसा क्यों करते हो? निकट में आओ न। बैठे बिना बात करने में क्या आराम मिलता है? दोखल हंसते हुए निकट में आकर बैठा। श्री ठाकुर उसके साथ पुराने दिनों की बातें करने लगे। 14 मार्च सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे बैठे हैं। केष्टोदा भट्टाचार्य आकर खड़े हुए। अनेक व्यक्ति वहां उपस्थित थे। दारिद्र्य व्याधिग्रस्त व्यक्तियों को कैसे सुधारा जाए, इस विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर बोले, उन लोगों के लिए दूसरे ढंग का स्कूल खोलना चाहिए, जिसका नाम पापर रिफॉर्मेटरी स्कूल, दरिद्र व्याधि संशोधनी शिक्षागार हो। वहां उन लोगों को व्यवहारिक कार्य द्वारा शिक्षित करना चाहिए। जैसे कहीं 200 बीघे जमीन है, वहां कृषि शिक्षा की व्यवस्था हो। छोटे मोटे कारखाने खुलें, शिल्प संस्था हो, लेबोरेटरी हो। हाँ, वे सभी वास्तविक रूप से कार्य करें। ऐसे स्कूल में खूब अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता है। वे होंगे इष्ट प्राण, चरित्रवान, कर्म मुखर, आशा भरोसा, उद्दीपनामय। वे स्वयं कार्य करेंगे और साथ ही साथ छात्रों को भी इलेटिंग थ्रेस, उद्दीपनी बढ़ावा देकर कार्य में अनुरक्त करेंगे। सैम थ्रोसिंग, झूठी कल्पना को बढ़ावा नहीं मिलेगा। काम काज करेंगे। उसके साथ थोड़ा बहुत लिटरेशन, अक्षरिक ज्ञान की व्यवस्था रहेगी। विभिन्न तरह के इंफॉर्मेशन संवाद भी उन्हें सप्लाई संचार करना होगा। उसके अनुसार लाइब्रेरी, पुस्तकालय रहेगी। शिक्षक और छात्र एक साथ ही बोर्डिंग छात्रावास में रहेंगे। सर्वप्रथम बाहरी, दूसरे पापुर दरिद्र व्याधिग्रस्त व्यक्तियों की आबोहवा से उन्हें दूर रखना होगा। उन्हें ऐसे परिमंडल में रखना होगा कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा हो। समर्थवान होने का आनंद उनमें पैदा करना होगा। चाहे वे जिस कार्य को करें, यह ध्यान रखना होगा कि वे मानो स्वावलंबी हों, सुंदर एवं त्रुटि रहित ढंग से करें। सभी अपनी डायरी में अपने कार्यों का फुल अकाउंट मेंटेन, पूरा हिसाब रखेंगे, करेंगे। आपस में एक हेल्दी कंपटीशन, जीवनीय प्रतियोगिता रहेगी। प्रत्येक को ड्यू एप्रिसिएशन, यथायोग प्रशंसा देना पड़ेगा। नॉर्मल इकोनॉमिक यूज ऑफ टाइम और स्पीड, समय और क्षिप्र गति का सहज शास्त्रीय व्यवहार में उन्हें अभ्यस्त कराना होगा। हर व्यक्ति की अर्जन अपने वैशिष्ट्य अनुसार, लेबर और आउटपुट, श्रम और उत्पादन के अनुसार होगी।
उन लोगों में एक ऐसी झोंक पैदा करनी होगी जिससे वे अपने अर्जन के बल पर इष्ट भरण, आचार्य भरण एवं आत्म पोषण कर सकें तथा परिवार पारिपार्श्विक को भी कुछ दे सकें। इसे कंपल्सरी, अवश्य करणीय बनाना होगा। उन लोगों को करने, समर्थवान बनने और देने के आनंद में मतवाला बना देना होगा। नित्य इष्ट को खिलाना होगा ही। यह थी आर्य प्रथा जो इनफीरियरिटी, हीनमैनता और पापुरिज्म, दरिद्र व्याधि की जड़ को खत्म कर मनुष्य को अटैच्ड, अनुरक्त, एक्टिव, कर्मठ, एनर्जेटिक, उत्साहोदीप्त और एबिल, योग्य बना देती थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, गुरु को केवल देना चाहिए, गुरु से अर्थादि नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि अपने अभाव अभियोग की बातें भी इस प्रकार नहीं कहनी चाहिए जिससे उन्हें सहायता करने का आग्रह हो सके। यदि निरुपाय हो कहना ही पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कहना चाहिए जब वस्तुतः तुम बिल्कुल अपारग हो, किंतु उनकी हर इच्छा को विद एवरी एफर्ट फुलफिल, सत प्रचेष्टा में परिपूर्ण करने की चेष्टा करोगे, जिससे मानव चरित्र के किसी क्षेत्र में पापुरिज्म, दरिद्र व्याधि, इनफेरियरिटी, हीनमयता, फिजिकल आइडियलनेस, मानसिक एवं शारीरिक आलस्य प्रवेश नहीं कर सके। उसके लिए यह एक क्रूएल सेफ गार्ड, कठोर रक्षा कवच है। गुरु से सुयोग, सुविधा, सहायता लेने की बुद्धि जितनी बढ़ती है उतना ही उनको परिपूरित करने का धंधा ढीला पड़ जाता है, पर उनको परिपूरित करने का सक्रिय संवेग ही मनुष्य की उन्नति एवं सफलता का परिचालक है। रात्रि में श्री ठाकुर बांध के किनारे तासू में बैठे हैं। चारों ओर रात की निस्तब्धता छाई है। आश्रम भी शांत है। दिन भर काम करने के बाद अनेकों ही अपने अपने ध्यान मंदिर में ध्यानरत हैं। अतिथिशाला इत्यादि कुछ जगहों में 2-4 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। बीच बीच में ग्राम के दूर जंगलों से सियारों का शोर सभी को सचेत कर देता है। कुछ लोग श्री ठाकुर के समीप बैठे थे। उस समय पवना के मुख्तार श्रीयुक्त क्षितिश विश्वास आ पहुँचे। धीरे धीरे बैठकी जमने लगी। जन सेवा के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी ने कहा, किस व्यक्ति की क्या समस्या है उसे ठीक तरह से अनुसंधान न कर यदि हम अपने भावों को अपने ढंग से दूसरों पर आरोपित कर उसका समाधान करना चाहें तो उसमें किसी का वास्तविक उपकार नहीं कर सकते हैं। कूलियों के परिश्रम को देखकर मुझे बहुधा कष्ट होता था। सोचता था उन्हें कितनी दिक्कतें हैं। इसलिए मैंने कुछ दिनों तक उन लोगों के साथ मिलकर कूलीगिरी का कार्य करके देखा। मैंने यह देखा कि वे बाबू लोगों से कहीं अधिक आय करते हैं। इसके अलावा वे सुखी भी हैं। शिष्ट उन्नत ढंग के जीवन यापन की हैंकरिंग आकांक्षा की बला में भी उनमें नहीं है। खा पीकर आनंद करते हुए स्थूल रूप से जीवन बिताने में ही वे खुश रहते हैं। हम जैसा उन लोगों का प्रॉब्लम समस्या सोचते हैं, वस्तुतः उनका वह प्रॉब्लम समस्या नहीं है। फिर भी अपनी कल्पित धारणा लेकर उनके लिए कितना हो हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं। हम कितनी तरह का आंदोलन करते हैं किंतु मूल आंदोलन नहीं करते। मेरी यह धारणा है कि वर्णाश्रम को यदि अच्छी तरह जागृत किया जाए तो बहुत सी खामियां दूर हो सकती हैं। वर्णाश्रम में अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसमें वृत्ति हरण महापाप था। हर व्यक्ति अपने अपने वर्णोचित कर्म करते थे। हर व्यक्ति हर के सहयोगी और परिपूरक होते थे। यदि पेट भरने के लिए विप्र, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्ण के अनुचित कार्य करते थे तो वे पतित समझे जाते थे। पैसा बिना लिए कार्य करते थे तो उसमें दोष नहीं समझा जाता था। दूसरों को हेल्प, सहायता करने के लिए यदि पैसे लिए जाएं तो उसमें उतना दोष नहीं है। किंतु पेट के लिए जब मनुष्य भला बुरा नहीं सोचता है, समाज की श्रृंखला नहीं मानता है, तो उसके पास कुछ भी बचा नहीं रह जाता है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 92, 93, 94, 95 और 96 से। जय गुरु।